अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। जी सॉरी, यहाँ मैम पे आ रही है। यूनिवर्सिटी में वो क्लास ले रही हूँ, प्रॉब्लम हो रही थी नेट की, तो अभी कनेक्ट हुआ है सारा, तो क्लास थोड़ी सी लेट हो स्टार्ट हुई है। तो एक सेकेंड। ठीक है, क्लास आपको स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अली हसन, आपने तो मेरे साथ पहले ये क्लासेस ली हुई हैं। ये वाली क्लास मेरा ख्याल है नई है। इन्होंने मेरे साथ कोई सब्जेक्ट पढ़ा है आपने कुछ? नहीं मैम। तो अच्छा, मैम फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे लोगों ने हैं। अभी तक रेडियोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं? मैम अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ा था स्पेसिक पे। हाँ जी, थोड़ा सा लाउड रेडिएशन बोलो। साइंस। अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ा हुआ है। रेडिएशन साइंस। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ी है आपने ना? और यस वो मैम। मिस जी। सूरत ने पढ़ाई है आपको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़नी है रीजनल अल्ट्रासाउंड। अब रीजनल अल्ट्रासाउंड का क्या, आप लोगों ने बेसिक्स तो सारी पढ़ ली है, मिस सूरत ने अच्छे से पढ़ा ली होंगी कि बेसिकली जो है हमारे पास जो सोर्स क्या है, वो जो इमेज क्रिएट करता है हमारे पास सोर्स, वो कौन सा होना चाहिए, और इमेज हमारे पास कैसे क्रिएट हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। ये सारी चीज़ें बेसिक्स तो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो सारा बेसिक्स का ही है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ ये वाला लेक्चर। लेकिन जस्ट हम लोगों ने रीजनल अल्ट्रासाउंड शुरू करना है। रीजन्स को हम वन बाय वन सारी रीजन्स को कवर करेंगे इसके अंदर। इसमें हर रीजन के अंदर हम उसकी एनाटमी, ठीक है, उसकी पैथोलॉजीज जो कि हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट कर सकेंगे, हर रीजन की वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहला लेक्चर हम लोगों ने सारा रिवाइज करना है कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड है क्या, अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोग इमेज जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो जो है हैंड रेज कर लेना, ठीक है, बीच में मतलब इंटरप्ट मत करना, हैंड रेज करना अपना, फिर मैं उसको जो भी क्वेश्चन होगा मैं उससे पूछ लूँगी, ठीक है। स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये लेक्चर बेसिकली आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है जनरल अल्ट्रासाउंड के यस। अंदर? जी यस मैम पढ़ ली। मैम। ठीक है, बस आज का लेक्चर इसको रिवाइज ही करना है। तो कुछ हम लोगों ने बातें भी थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि हमारा आज का पहला लेक्चर है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको अभी तक समझ पे आई है, क्या चीज़ें नहीं समझ आई हैं, वो हम बेसिक्स पहले अपना अच्छे से कर लेंगे ना, तो हमारे पास रीजनल करना बहुत आसान है। रीजन में आप लोगों ने सिर्फ स्कैन करना है, हर रीजन का आपको उसकी एनाटमी और पैथोलॉजीज याद करनी है, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी टेक्निक्स देखनी है कि अल्ट्रासाउंड करते कैसे हैं। फिर एक्चुअली कोविड की वजह से हम लोग उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला सब सिचुएशन ठीक कर दे। अगर ये सब ठीक हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल क्लासेस भी रखवाऊंगी। उसमें यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप लोगों की है, ठीक है। तो वो हम लैब्स के अंदर जो है आपकी अगर तो एंड ऑफ द सेमेस्टर तक सारा ठीक हो जाता है तो ओके, वरना जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्टूडेंट्स में ना उनको ग्रुप्स में यहाँ पे बुला लूँगी, कम बच्चों को बुला लेंगे हम लोग, 10-10 बच्चे यूनिवर्सिटी में डेज डिवाइड कर लेंगे, मंडे को 10 ये आ जाए 10 ये आ जाए, कम बच्चों को हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। जब सारा कुछ हम पढ़ लेंगे फिर हम लोग उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की भी करेंगे कि हम अल्ट्रासाउंड करते कैसे हैं उसको, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ऐसी चीज़ है जिस तरह आप ड्राइविंग सीख रहे हो ना, आपको कोई भी कहेगा कि यार ये गियर है, ये इसका क्लच है, ये इसकी रेस है, आपको कभी भी वो ड्राइविंग ऐसे नहीं आएगी। इसी तरह आपको इसी अल्ट्रासाउंड की चीज़ें बता रहे हैं, ये प्रोब है, ये ऐसे करना है वैसे करना है, जब तक आपके हाथ में चीज़ नहीं आएगी ना, आपको कभी भी वो चीज़ करनी नहीं आएगी, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? यस यस मैम। तो आप लोग जब इसको कुछ करोगे ना, वो चीज़ बहुत ऑपोजिट आपको फील होगी कि ये क्या चीज़ है, हमने पढ़ा कुछ था, ये तो कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेनली जो अल्ट्रासाउंड है ना, वो सारा प्रैक्टिकल काम है, आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, आपको प्रोब पकड़नी आनी चाहिए, आपको स्कैन की टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको पेशेंट की पोजीशनिंग आनी चाहिए, आपने लिवर का अल्ट्रासाउंड करना है, आपने पेशेंट को कैसे पोजीशन करना है, आपने अपना कौन कौन सी प्रोब्स यूज़ करनी है किस एग्जाम के लिए, आपने उसके लिए फैक्टर्स कैसे यूज़ करने हैं, मोटा पेशेंट आ गया है, जब ये करने लगोगे ना तो बहुत चीज़ मुश्किल लगती है,
ठीक है। और जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत आसान लग रहा होता है, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल्स भी करें, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने अपना थ्योरेटिकल भी उतना ही अच्छा सा साथ साथ मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं, अपने साथ साथ इसको क्लियर करना है, ताकि एंड में जब हम प्रैक्टिकल्स करें ना तो ये ना हो कि आपको थ्योरेटिकल भूला हो, वहाँ पे मैं पूछूंगी पेशेंट पोजीशनिंग कैसे करनी थी, उसकी एनाटॉमी बताओ। तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपकी ग्रिप क्या होनी चाहिए, एक तो आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि मशीन की है, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड जो है अल्ट्रासाउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिजिक्स क्या है, कौन कौन सी प्रोब्स यूज होती हैं। दूसरी आप लोगों को एनाटॉमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एनाटॉमी तो आप लोग पहले दूसरे सेमेस्टर में पढ़ें। इमेजिंग वालों के लिए एनाटॉमी ऐसे है जिस तरह के आप समझ लो कि मतलब बहुत 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 अच्छी आनी चाहिए, आपने इमेज करना है। एनाटॉमी ही नहीं पता आपको कि लिवर के साथ क्या चीज़ पड़ी है, लिवर के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो आप देख क्या रहे हो, आपको यही नहीं पता, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नॉर्मल चीज़ क्या है, तो आप एबनॉर्मेलिटी को फौरन डिटेक्ट कर सकोगे ना। जब आप प्रोब रखोगे आपको पता है लिवर तो नॉर्मल ऐसा होता है, इसके साथ ये जो गॉलब्लैडर पड़ा हुआ है नॉर्मल ऐसा होता है, ठीक है। तो जब आपको नॉर्मल चीज़ों का पता होगा, तो जब ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी तो आप लोग फौरन से उसको डायग्नोज कर दोगे देयर इज सम पैथोलॉजी। बात की समझ आ रही है, ठीक है। Yes, तो ma'am. आपकी Yes, एनाटॉमी ma'am. बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों ने एनाटॉमी इस तरह फिंगर टिप्स पे याद करनी है इमेजिंग वालों को, कि आपने इमेज करना है ना बॉडी को, तो आपकी बॉडी के सामने आपको स्ट्रक्चर हर चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, इसकी ब्लड सप्लाई ये है, ये कौन सी आर्टरी है, ये कौन सी वेन है, इसके साथ कौन सा सेगमेंट पड़ा हुआ है, ये कौन सा सेगमेंट है, क्योंकि आपने प्रोब रखनी है और प्रोब रखते साथ ही आपको वो इमेज सामने नजर आ जाए। ये तो हो गई एनाटॉमी, वो जो आप पढ़ चुके होंगे। अब थोड़ी सी हम लोगों ने बेसिक्स पढ़नी है फिजिक्स, ठीक है। वो हम लोगों ने जनरल अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ ली हुई है, थोड़ी सी रिवाइज करते हैं, ठीक। मैं सिर्फ ये आपने सारी स्लाइड्स पढ़ ली हुई है, स्लाइड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वर्डिंग में आपको थोड़ी सी बेसिक्स समझाती हूँ कि अल्ट्रासाउंड होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर व्हाट इज वेव फ्रीक्वेंसी, ये वाला लेक्चर सारा आपने पढ़ा ही होगा ना, इसके अंदर क्या है वेव, क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है वेव जी लेंथ, क्या मैम है। पढ़ा हुआ। Yes, ma'am. पढ़ा Yes, हुआ। ये आप लोग पढ़ लोगे, आपने पढ़ा भी हुआ है, लेक्चर याद भी कर लोगे, ठीक है। इसमें फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ पूछने वाली है तो वो उनसे पूछ ले, लेकिन अभी मैं आपको अपनी वर्डिंग में बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक। अच्छा, हमारे पास जब भी आप रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए कि आप रेडियोलॉजी में जब काम कर रहे हो उसके अंदर कोई भी इमेज आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। इमेज जब बनाते हो ना तो आप लोग अपने आप को जो है जब आप जॉब कर रहे हो कहीं पे भी, आपको कोई कह रहा होगा रेडियोग्राफर की आपको जॉब मिल रही है, आपको सोनोग्राफर की जॉब मिली है, ठीक है, आपको एकोकार्डियोग्राफर की जॉब मिली है, तो आपने पहले अपना डिफरेंस समझना है, व्हाट इज रेडियोग्राफर्स एंड व्हाट इज रेडियोलॉजिस्ट। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स, ठीक है। और जो रेडियोग्राफर्स होते हैं वो आप हो, ठीक है। रेडियोग्राफर्स वो होते हैं जिन्होंने इमेज को बनाना है किसी भी मोडेलिटी के ऊपर, और जिन्होंने रिपोर्ट करना है दे आर डॉक्टर्स, ठीक है, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, दे आर रेडियोलॉजिस्ट। जो रेडिएशन में काम कर रहे हैं, रेडिएशन के इमेजेस बना रहे हैं, वो है रेडियोग्राफर्स। जो सोनोग्राफी दैट इज अल्ट्रासाउंड उसमें काम कर रहे हैं, उसके इमेजेस बना रहे हैं, दे आर रेडियोग्राफर्स, ओ सॉरी सोनोग्राफर्स। और उनके जो डॉक्टर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में, वो दे आर सोनोलॉजिस्ट। इसी तरह एकोकार्डियोग्राफर्स होते हैं जो हमारे पास हार्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफर्स, ठीक है। तो आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए, आप अपने नाम के साथ रेडियोलॉजिस्ट नहीं लिख सकते बिकॉज ये डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस आपको पकड़ के पुलिस ले जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि आपको डिफरेंट नेम्स के साथ बुलाया जा सकता है, यू आर टेक्नोलॉजिस्ट ऑल्सो बिकॉज यू आर डीलिंग विद रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज, जितनी भी रेडियोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। यू आर नॉट टेक्नीशियंस, इसको भी जहन से निकाल दो कहीं भी तुम, आप लोग जब रेडियोलॉजी में आप लोग तो टेक्नीशियंस हो। टेक्नीशियंस वो हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बस सीखा हुआ ये बटन दबाओगे तो ऐसा इमेज बन जाएगा, ठीक है, ये बटन दबाओगे तो ऐसा इमेज बन जाएगा, ठीक है। दे आर टेक्नीशियंस, बट यू आर डिग्री होल्डर्स, आपको पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपको आपने अपना आपको उस डिपार्टमेंट में कैसे बेहतर फील करवाना है, जस्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। मैंने कई देखे हैं, खुद भी डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में वही लोग कामयाब है जिनकी नॉलेज अच्छी है, जो डॉक्टर्स के साथ कहते हैं ना शाना बिशाना काम कर रहे हैं, और डॉक्टर्स उनको इतना लाइक करते हैं। वरना तो आपको पता है रेडियोलॉजिस्ट आप लोगों को घास नहीं डालते हैं,
इतनी यहाँ पे इंसल्ट फील होती है और सारा कुछ। पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। पाकिस्तान में ड्यू टू द रेडियोलॉजिस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, वो ऑल अलोन खुद काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उनको उस तरह की इज्जत नहीं दे रहे होते। लेकिन कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, शौकत खानम हो गया, ठीक है, नूर हॉस्पिटल हो गया, जितने बड़े हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं वो हम अब ये जो है ना टेक्नोलॉजीज की गवर्नमेंट में भी सीट्स आना शुरू हो गई हैं, तो 17 स्केल की आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इनकी भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे रेपुटेशंस अच्छी हो जाएंगी। और रेपुटेशंस किसने अच्छी करनी है? आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग जब फील्ड में जाते हो, डिपार्टमेंट में जाते हो, आप लोगों ने अपने नॉलेज से बताना है कि वी आर समथिंग, हमें पता है, हम लोगों को नॉलेज है। वहाँ जाके आप लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे जाके ना डिपार्टमेंट, यहाँ पे थोड़ा अच्छा आता है सब कुछ, डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, जब फील्ड वर्क में जाएंगे, ऐसे ऐसे ब्लेंडर्स मारेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे इतनी बेइज्जती फील करवाते हैं। वो अगला बंदा पूछता है आप लोगों ने कहाँ से ग्रेजुएशन की, वो कहेंगे यूएमटी को तो घास नहीं डालता कोई, ठीक है। तो कुछ मेरे पास ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स भी हैं यूएमटी के भी, बाकी जिन्होंने डिपार्टमेंट में जाके अपना नाम बनाया है, वो क्या अपनी नॉलेज से। आप लोगों ने अपनी नॉलेज अच्छी करनी है, अपना बेसिक्स अच्छा करना है, तभी आप कामयाब हो। और मैं बता रही हूँ आप लोग की फील्ड इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है ना, ये कोई भी मेडिकल के फील्ड को जो है ना पीछे छोड़ सकती है। रेडियोलॉजी इज द फील्ड, बेस्ट फील्ड, डाइवर्स फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक मोडालिटी नहीं है। डे बाई डे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आप डायग्नोस्टिक पर्पज में इमेजेस प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कोई एक्सरे से बना रहे हो, कोई सीटी स्कैन से इमेज बन रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड से इमेज बना रहे हो। मैंने तो रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था, एक वॉल थी, वॉल के पीछे पेशेंट को खड़ा करो, वॉल के ऊपर कलर्स आना शुरू हो जाएंगे पेशेंट के, कि जहाँ पे पैथोलॉजी होगी वो इस कलर की नजर आना शुरू हो जाएगी। व्हाट इज दिस? दिस इज टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी की टेक्नोलॉजी है, पढ़ने में भी मजा आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं। तो यू आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजीज, दैट्स व्हाई यू आर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। जिस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर इमेजेस बना रहे हो रेडियोलॉजी में, यू आर रेडियोग्राफर्स, ठीक है, नॉट रेडियोलॉजिस्ट। प्लीज अपने नाम के साथ रेडियोलॉजिस्ट मत लिखना, तुम लोगों को भी मार पड़ेगी, मुझे भी, ठीक। उसके बाद सोनोग्राफर्स हो, तो यू आर नॉट सोनोलॉजिस्ट, यू आर सोनोग्राफर्स, यू हैव टू मेक इमेजेस, ठीक है। जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं ना, फोटोग्राफर्स कहते हैं जिनको, उन्होंने इमेज बनाना है, फोटोज लेनी है ना, तो उनको फोटोग्राफर्स कहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो रिपोर्ट करते हैं दे आर डॉक्टर्स। बात की समझ आ गई? ये बात आप लोगों ने क्लियर अपने दिमाग में बिठा लेनी है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। आप लोगों की फील्ड इतनी अच्छी है, अब्रॉड में बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। आप लोग ऑल लोन अल्ट्रासाउंड खुद कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा होता है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं करने दे रहे होते, ठीक है। अगर आप करते भी हो तो आपको रिपोर्टिंग की तो बिल्कुल परमिशन नहीं है, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप डॉक्टर के साथ बैठ के रिपोर्टिंग कर सकते हो, देन ओके, ठीक है। वर्ल्ड बाहर भी ऐसे ही होता है, आप इमेजेस बना बना के आगे देते रहते हो, वो डॉक्टर रिपोर्ट करता है, बस चलो जी, ठीक है, ठीक है। तो बाहर आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गर्ल्स में तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जितने भी स्कैन हैं वो कहते हैं कि फीमेल्स को हम अलाउ करेंगे, खासतौर पर अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी के लिए फीमेल्स की इतनी जॉब्स आती हैं, इतनी जॉब्स आती हैं, आप लोग बाहर निकल जाओ, ठीक है। जिसकी यहाँ पे अच्छी जॉब होती है यहाँ करे, जिसकी बाहर जाते हैं बाहर चला जाए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, लेकिन आपको आपके नॉलेज की वजह से ही अच्छी जॉब्स मिलेंगी। मेरे सीनियर्स आज सारे के सारे यूके में बैठे हैं, ठीक है। तकरीबन यूके में एक दो जो है हम जैसे जिनकी शादियां हो गई हम यहाँ पे बैठ गए हैं, ठीक है। तो बाकी मोस्टली जिन्होंने अपने आगे करियर को लेकर जाना था वो लेकर गए हैं, और उन्होंने शौकत खानम में काम किया हुआ है पहले, और शौकत खानम में जिसने काम किया है वो सीधा बाहर गया है, यूके में गया है। कोशिश करना है यहाँ से इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ मिल जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करो, वहाँ पे काम सीखो। नंबरों से मैं अभी भी कहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं वो टॉपर समझती जिसके फुल मार्क्स आए, जिसके पास नॉलेज है ना, ठीक है, जिसको काम आता है, मेरे लिए वो बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। जो मुझे अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करेगा, जो मुझे अपने काम से करेगा। फील्ड में जाओगे उन्होंने काम पूछना है, आपको ये चीज़ आती है, आपको ये स्कैन करना आता है, आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने नंबर लिए, आपका कितना CGPA, नो, ठीक। तो आपको काम आना चाहिए, आपको नॉलेज आना चाहिए। मेरे लिए वही स्टूडेंट बेस्ट होगा, मेरे लिए फुल मार्क्स वाला 4 GPA वाला स्टूडेंट वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कुछ होता है, पता है आपको किस तरह नंबर लेते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बच्चों की पढ़ाई भी जिस तरह चल रही होती है नंबरों के लिहाज से। नंबर क्या करना है, नंबर कैन नॉट डिफाइन योर नॉलेज, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने आप को बस इतना हो कि आपको नॉलेज अच्छी से आनी चाहिए, नंबरों की टेंशन नहीं लो, वो अच्छे आते रहते हैं CGPA, ठीक। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स को बात कर रहे थे, अब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड में आना है। अल्ट्रासाउंड की बेसिक्स क्या है? साउंड वेव्स, उसमें सोर्स क्या यूज हो रही है? साउंड।
साउंड जो है वो कैसे हमारे पास ट्रांसमिट होती है, क्या है साउंड वेव? साउंड वेव्स को साउंड जो है उसके अंदर वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं ना, ठीक है। Yes, ये ma'am. देखो ये वेव है, ठीक है। वेव के अंदर ये ट्रस एंड क्रस्ट बन रहे होते हैं, तो एक ट्रस एंड क्रस्ट के दरमियान जो उसका डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी डेप्थ अच्छी होगी, ठीक है। फिर से जो है मैं बात कर रही हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी जो है जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ना कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज़ करनी है, लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज़ करनी है, उस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि हम इस एग्जाम के लिए हाई फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर पेनिट्रेशन कम होती है बट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना, जिनकी वेवलेंथ Yes, यहाँ से ma'am. लेकर यहाँ तक कम होगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वो डेप्थ में ज्यादा नहीं जा सकेगी। हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो है वो सुपरफिशियली हमारे पास जल्दी जल्दी जाएंगे, सुपरफिशियली आके आ जाएंगे। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर सुपरफिशियली एग्जाम करेंगे, फॉर एग्जांपल थायराइड हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स, ठीक है। जब मैं कहूँगी आपको, जब मैं स्कैन करवाने के लिए लेके जाऊंगी, ठीक है, एक स्टूडेंट से मैं कहूंगी कि मैंने ना अपना थायराइड का स्कैन करवाना है, मुझे प्रोब कौन सी आप प्रोब यूज करोगी, आप फौरन से हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करोगी, क्योंकि थायराइड है, हमें कोई इतना डेप्थ में नहीं जाना, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई ओबीस पेशेंट आ गया, मोटा पेशेंट आ गया, एब्डोमेन का उसने स्कैन करवाना है, उसके लिए आप क्या करोगे, लो Low फ्रीक्वेंसी प्रोब। इसमें क्या होता है, frequency. लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो डेप्थ में ज्यादा जाएगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, इस वजह से वो डेप्थ में ज्यादा जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग ये तो होगी फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर हम यूज करते हैं वर्ड इतनी फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज, ठीक है। तो जो आपको बेस आपने अल्ट्रासाउंड में पढ़ी होगी ना कि हमारे पास एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 2 to 20 kilo. 20,000 hertz. 20,000. ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। इससे बिलो जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड, और जो इस रेंज से ऊपर की रेंज है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वो हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है। और अगर मैं पूछूं तो वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रासाउंड में यूज होगी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से अबव जितनी है ना वो हम लोग सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, उसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, ठीक है, दरमियान में बस आपने याद रखना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इससे बिलो इंफ्रासाउंड, जो कि हम आपने देखा होगा ये सबमरीन और जो बैट्स वगैरह कम्युनिकेट करते हैं ना आपस में, वो इस आवाज़ और फ्रीक्वेंसी आपने देखा चमगादड़ों को किस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं, वो इन इंफ्रासाउंड के थ्रू जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो सबमरीन हमारे पास जो होती हैं शिप्स वगैरह आपस में कम्युनिकेशन के लिए अंडर वाटर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, वो इंफ्रासाउंड्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये होगी इंफ्रासाउंड की ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं उसकी रेंज, और इससे ऊपर की जितनी भी हैं वो हमारे पास क्या आ गई, अल्ट्रासाउंड, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, वो मेगाज में यूज़ होती है। ये किलो है ना, तो मेगा हर्ट्ज, इतने मेगा हर्ट्ज, इतने मेगा हर्ट्ज, इतने मेगा हर्ट्ज जो है वो सारी हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, ओके। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. बेसिक तो ये आ गया। Yes, सोनार ma'am. हमारे पास यूज़ होती है नेविगेशन के लिए, वो इंफ्रासाउंड यूज़ होती है। ये वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, कितनी हमारे पास अल्ट्रासाउंड की स्पीड होती है इन द बॉडी, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1540 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी, जिस तरह मैंने आपको कहा था नियर फील्ड और फार फील्ड क्या चीज़ होती है, नियर फील्ड होती है कि जिस तरह आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो ना, ये प्रोब रखी है आपने, ठीक है, ये एब्डोमेन के ऊपर, ये आपको नीचे जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ना, ये आपके पास स्क्रीन है जो जिसके ऊपर आप देख रहे होते हैं इमेज कैसा नजर आ रहा होता है। तो जो स्क्रीन के ऊपर ऊपर नजर आती है ना उसको कहते हैं नियर फील्ड, जो प्रोब के बिल्कुल करीब होती है। प्रोब के करीब स्ट्रक्चर और मॉनिटर के ऊपर जो हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपके पास मॉनिटर है सारा, ठीक है, मॉनिटर के ऊपर ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे वो सुपरफिशियल होंगे और वो नियर फील्ड वाले स्ट्रक्चर्स होंगे।
ठीक है। मॉनिटर के ऊपर जो नीचे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे वो हमारे पास डीपर स्ट्रक्चर्स हैं और उसको हम क्या कहते हैं, फार फील्ड। ओके ओके मैम। फ्रीक्वेंसी आ गई है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कितनी फ्रीक्वेंसी है, हम लोग अल्ट्रासाउंड पे यूज करते हैं 2 से 20 मेगाहर्ट्ज। अब ये मेगा का वर्ड आ गया ना, दैट मीन्स ये हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेगा इज मोर देन किलो, तो किलो तक तो हम लोग हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज थी। अब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नॉट ऑडिबल, वी कैन नॉट हियर इट, बट दीज रेंजेस आर यूज इन अल्ट्रासाउंड। ओके फ्रीक्वेंसी लोअर हो तो हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा ज़्यादा होती है, और पेनिट्रेशन कम होती है। कम कम होती होती है। है। पेनिट्रेशन कम होती है मैम, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन कम होगी तो रेजोल्यूशन कोफिशिएंट होगा ना पेनिट्रेशन। दो फ्रीक्वेंसी पूछ रही हूँ, ये वाली वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रिक्वेंसी भी कम है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है और पेनिट्रेशन भी ज्यादा है। Yes. जितनी वेवलेंथ होगी उतनी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। ये नीचे क्या है, ये हायर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, और पेनिट्रेशन भी कम है। नहीं कम है। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनकी पेनिट्रेशन कम होती है और जो लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। तो जब भी एब्डोमेन के अंदर हम फ्रीक्वेंसीज यूज करेंगे तो मैं आपसे कहूंगी आप बताओ मुझे, मैंने एब्डोमेन का स्कैन करना है तो उसमें आप कितनी फ्रीक्वेंसी रखोगे, तो आप मुझे बताओगे 3 से 5 मेगाहर्ट्ज एब्डोमेन के लिए, ठीक है ओके, इससे इमेज एक अच्छा बन जाएगा। मैं आपसे पूछूं, मैंने अपना थायराइड का स्कैन करवाना है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज करोगे 10 11, जितनी हाई रखोगे उतना अच्छा इमेज आएगा, ठीक है। यस मैम। वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ओवर विच वन साइकिल अकर्स, ये आपके पास वेवलेंथ अभी हम डिफाइन कर चुके हैं, ज्यादा वेवलेंथ और कम वेवलेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये मेन हमारे पास समझ लो कि बेसिक चीज है अल्ट्रासाउंड के, कि अल्ट्रासाउंड हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होती है। जब हम अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन करते हैं तो क्या पीछे से करंट आता है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। करंट आया, प्रोब के अंदर आया, प्रोब आपके हाथ में है, ठीक है, ये प्रोब देख रहे हो, प्रोब के अंदर कुछ ना क्रिस्टल्स लगे होते हैं यहाँ पे आगे, बिल्कुल छोटे छोटे से क्रिस्टल्स लगे होते हैं। पीछे वायर से ये येलो कलर का देख रहे हो करंट आ रहा है, जब करंट आ रहा है तो आपके जो यहाँ पे प्रोब के ऊपर क्रिस्टल्स लगे होते हैं ना अंदर अंदर, ठीक है, प्रोब के अंदर क्रिस्टल्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। वो वाइब्रेशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक, ये आगे आप देख रहे हो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। साउंड वेव्स फिर आगे ट्रैवल करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जब वो ट्रांसमिट होगी है बॉडी के अंदर तो फिर उसके बाद हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ठीक। अब उन रिफ्लेक्शन को हमने डिफरेंट नाम दे दिया हुआ, अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट होके आए हैं तो आपको पता है कि साउंड जब ज्यादा चीज से रिफ्लेक्ट होती है तो किसी हार्ड चीज से रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है ना, तो हार्ड चीज हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स है, ठीक है, कुछ पैथोलॉजी है तो कुछ स्टोन पड़ा हुआ है किडनी में या गॉलब्लैडर में, ये हार्ड चीज, तो हार्ड चीज से रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है। तो एकोस बेसिकली क्या होता है, एकोस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक सी चीज है। एकोस Yes, क्या है, ma'am. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी उसको हम कहते हैं हाइपर एको। हाइपर ज्यादा, एकोस मतलब ज्यादा रिटर्न होकर रिफ्लेक्ट होकर आ रही। तो हाइपर एक्वेक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और हाइपर एक्वेक हमें ब्राइट स्ट्रक्चर नजर आते हैं, व्हाइट कलर के नजर आते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जो कि हमारे पास वाटर है, हमारी बॉडी में वाटर क्या क्या है, हमारे में यूरिन है वो वाटर है, हमारे पास ब्लड है वो वाटर है, ठीक है, और उसके अलावा गॉल ब्लैडर के अंदर हमारे पास बाइल है वो वाटर है, ठीक है। जो भी हमारे पास फ्लूइड है ना बॉडी के अंदर उसके अंदर से साउंड वेव्स पास कर जाती है, वापस नहीं आती, एकोस नहीं प्रोड्यूस होती, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, एन एकोस, जिसके अंदर से गुजर जाती है और वापस रिटर्न नहीं होती, उनको कहते हैं एन एकोस। एन का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, एंड एकोस नो एकोस आर रिटर्निंग बैक। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एन एकोस, एन एको, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास ब्लैक कलर के नजर आते हैं, क्लियर है। Yes, तीसरे ma'am. आते हो हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स जो सेमी होते हैं, ना ज्यादा हार्ड होते हैं ना ज्यादा वाटर होते हैं, मोस्टली स्ट्रक्चर जैसे लिवर, किडनी, ये वो सारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना,
उसके अंदर क्या होता है, आधी रेडिएशन ट्रांसमिट हो गई, आधी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो ग्रे ग्रे सा इमेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं हाइपो एको। हाइपो, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं जो कि आपने अल्ट्रासाउंड में ऐसे याद होनी चाहिए, बेसिक चीज है, मैं वैसे रिवाइज कर रही हूँ, आप लोगों ने जनरल में पढ़ी होगी, तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं ये बार बार पूछूंगी। व्हाट आर हाइपर एक्वेक स्ट्रक्चर? हाइपर मतलब जिससे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है, एक्वस ज्यादा आ रही है, तो कौन सी रिफ्लेक्शंस कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं? हार्ड स्ट्रक्चर से। हार्ड स्ट्रक्चर्स बॉडी में कौन से हैं? बोन। अच्छा, एब्नॉर्मैलिटी के स्टोन मैम। स्टोन्स, ओके, इस तरह के नजर आते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन में, वाइट फॉर्म में। वेरी गुड। इसी तरह हमारे पास, मैं पूछूं एनेक्विक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, आप बताओ, वो पहले डिफाइन कर दो, व्हाट इज एनेक्विक? एनेक्विक जिसमें से हमारे पास एक्वस नहीं आ रही, वहां पे सब की सब Black. ब्लैक पिक्चर से शो होता है। लाइक वेसल्स, सिस्ट वगैरह। CSF। फ्लूइड हो गया, मैं वेसल्स, क्या वेसल्स या सिस्ट वगैरह। सिस्ट वगैरह, सिस्ट हमारे पास अब नॉर्मलिटी आ रही है, ठीक। नॉर्मल अगर अगर अच्छा, आप लोगों ने टेबल एक बना लेना है, उसके अंदर एक तरफ लिख लो हाइपर एक्विक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, ठीक है, हाइपर एक्विक, और उसके नीचे टेबल बना लो, एक साइड पे लिख लो नॉर्मल और एक तरफ लिख लो एबनॉर्मल, ठीक। ठीक है, ये आप लोगों ने सबने ना मुझे खुद ही अपने एक एक पेपर बनाओ, उसके ऊपर ऊपर लिखो हाइपर एक्विक, नीचे डेफिनेशन लिख लो कि हाइपर एक्विक में वो डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें से हमारे पास एक्वस ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इस वजह से वो हाइपर एक्विक कहलाते हैं। नीचे नॉर्मल कौन से हाइपर एक्विक होंगे? बोन, ठीक है, टीथ, ठीक है, और क्या हमारे पास ये ज्यादा यही हार्ड स्ट्रक्चर है वाइट, फिर हमारे पास फैट वगैरह भी वाइट नजर आती है, ये आप लोग थोड़ी सी सर्च कर लेना कौन कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा आपने पॉइंट्स बढ़ाने। एबनॉर्मलिटी में वाइट स्ट्रक्चर कौन से हार्ड होंगे? हमारे पास स्टोन हो सकता है, कुछ हमारे पास कैंसर इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसा लीजन है जो हार्ड हो गया है, हार्ड जितने लीजन होंगे वो हमें वाइट नजर आना शुरू हो जाए, जितना हार्ड उतना वाइट, ठीक, ये टेबल बन गई। फिर आ जाओ हमारे पास एनेक्विक स्ट्रक्चर्स, वो जिनमें से ट्रांसमिट हो जाते हैं, और हमारे पास नॉर्मल क्या क्या है? एनेक्विक ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, वाटर हो गया, बाइल हो गया। एब्नॉर्मल क्या हो गया? हमारे पास कुछ सिस्ट हो सकती है, ठीक है, कहीं पर फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है, साइटिस होगी, पेशेंट के पेट में इतना पानी पड़ गया, वो साइटिस सारी एब्नॉर्मल है, वाटर ही है ना। तो एब्नॉर्मल और नॉर्मल आपको एनेक्विक स्ट्रक्चर्स और हाइपर एक्विक और हाइपो एक्विक, नॉर्मल और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। बात हो रही थी ट्रांसमिशन की, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस आ गई। इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रिक करंट आया, ठीक है, वायर से, ये येलो कलर का नजर आ रहा है, ये करंट आया, आपकी जो प्रोब है इसके अंदर क्रिस्टल लगे, उन्होंने इसको वाइब्रेट किया, वाइब्रेशन से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हुई। अल्ट्रासाउंड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर या फिर वो हाइपर एक्विक होंगे, अब मैं वर्ड यही यूज करूंगी बार बार, आपको पता होना चाहिए, या वो स्ट्रक्चर हाइपर एक्विक होंगे या हाइपो या एनेक्विक, ठीक है, और उनका फिर अपीयरेंस वैसा ही होगा, ब्लैक व्हाइट या ग्रे, ठीक। तो वो स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, जितना हार्ड जितना सॉफ्ट, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे। जब वो ये वाले सेकंड में देख रहे हो, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इसके साथ स्ट्राइक हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा से वो हमारे पास प्रोब के अंदर जो क्रिस्टल्स लगे उनको वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, उनको वाइब्रेट करने से फिर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, और वो एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रिकल करंट में हुई, और उसके बाद हमारे पास मॉनिटर के ऊपर इमेज देख रहे हो, ब्लू कलर का इमेज बन जाए, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उसके बाद दोबारा से ट्रांसमिट रिफ्लेक्शन के साथ जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इमेज हमारे पास बन रहा है, समझ आ गई? Yes, ma'am. converting into mechanical energy and mechanical energy in return is converting into electrical energy, जो कि फिर हमारे पास इमेज जो है मॉनिटर के ऊपर शो हो जाता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बेसिक्स है अल्ट्रासाउंड को। मैं अगर पूछूं कि अल्ट्रासाउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने बताना है ड्यू टू पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? पीजो इसलिए इसको वर्ड का नाम दिया हुआ है, इसके अंदर क्रिस्टल्स जो लगे होते हैं ना उनको कहते हैं पीजो क्रिस्टल्स, ठीक है, तो इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट वाइब्रेट करता है इनको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को, और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आगे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो रिटर्न रिफ्लेक्ट होकर जब एक्कोस की फॉर्म में आते हैं दोबारा वाइब्रेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इमेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Yes, ये सारा इमेज इसी तरह बताया होगा आपको किस तरह कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मशीन क्या क्या होती है, आपको प्रोब यूज करते हैं इसके अंदर, हाथ में जो आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की प्रोब होती है, उनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने प्रोब्स भी पढ़ी होंगी अपने जनरल में, एक
कौन कौन सी प्रोब है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी प्रोब है, आप लोगों ने कॉन्वेक्स प्रोब पढ़ी होगी जो एब्डोमेन के लिए यूज करते हैं, एको प्रोब के जो यूज करते हैं जो हार्ट का स्कैन करते हैं उसके लिए, सेक्टर प्रोब यूज करते हैं, जो लीनियर प्रोब्स होती हैं जो आगे से लीनियर होती हैं, आपने पढ़ी है प्रोब्स? यस मैम। गुड, आपने प्रोब्स का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको देखा होगा सिस्टम, वैसे तो इमेज में देखा होगा, इंशाल्लाह आपको मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सामने स्क्रीन होती है, नीचे कीबोर्ड होता है, जिस तरह एक मॉनिटर होता है, ऐसा कंप्यूटर है, हाथ में आपके प्रोब होती है, ठीक है। आपने प्रोब पेशेंट के ऊपर रखना है और इमेज आपको मॉनिटर के ऊपर नजर आ रहा होता है। ये सारे उसकी चीजें हैं। इक्विपमेंट्स ऑफ छोड़ पढ़ लिया। हाउ डज प्रोसीजर वर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको पल्स एको प्रिंसिपल भी कहते हैं। पल्स गई और एकोस वापस आई, सेम वही चीज है। पल्स गई, ट्रांसमिट हुई बॉडी में और वापस क्या आई है, एको। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पल्स एको प्रिंसिपल या व्हाट इज पल्स एको मेथड, तो आपको वही सारा प्रोसीजर दोबारा मुझे बताना होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। उससे हमारे पास पल्स प्रोड्यूस हुई है, पल्स हमारी बॉडी में गई है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास एकोस की फॉर्म में, या हाइपर एको होगा या एन होगा, वो डेंसिटी जितनी भी जैसे भी जहां से भी स्प्रेड करके आ रही है अकॉर्डिंग टू हमारे पास एकोस वापस प्रोड्यूस हो रहे हैं। पल्स गई, एको वापस आई, पल्स गई, जो प्रोब ने भेजी है वो पल्स है, जो ट्रांसमिट की है भेजी, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट का वर्ड मैं बार बार यूज करती हूँ, ठीक है। तो ट्रांसमिट हुई है पल्स और जो रिटर्न होकर हमारे पास आई है एको। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज पल्स एको प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पल्स एको सेम है, ये पता होना चाहिए कि कैसे प्रोड्यूस होता है। बाकी तो बेसिक चीजें हैं आपकी, क्या वेलोसिटी होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है। फिर हमारे पास इंटरेक्ट कैसे करती हैं साउंड वेव बॉडी के साथ, या वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं जो कि हार्डली स्ट्रक्चर से आती है रिफ्लेक्शन, या वो ट्रांसमिट हो जाती है ट्रांसमिशन, जो कि हमारे लिक्विड वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं ना उसमें से ट्रांसमिशन हो जाती है, या वो अटेनुएट हो जाती है, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ स्ट्रक्चर्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है। दीज आर द इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद द टिश्यू। फिर इनकी डेफिनेशन है, एक एक करके देख लेना। वो स्कैटरिंग क्या होती है, रिफ्लेक्शन किससे ये होती है, कौन कौन स्ट्रक्चर से होती है, अटेनुएशन, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जितना ज्यादा आगे को जाती जाएगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होती जाएगी। अच्छा, दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक्ोजेनिसिटी, ठीक है। कितनी एक्ोजेनिक है ये चीज, कितनी एक्ोजेनिक है, मतलब कितनी एक्ोस प्रोड्यूस, जितनी ज्यादा एक्ोजेनिक उतनी ब्राइट वाइट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, इसके अंदर ये हमारा एक फीटस का स्कैन हुआ हुआ छोटा सा फीटस नजर आ रहा है। इसके अंदर जो वाइट स्ट्रक्चर्स है उसको हम कहते हैं हाइपर, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे वाटर है उनको हम कहते हैं लिक्विड, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो डब्बा जो हमारे पास शो कर रहा है, ये हमारे पास ब्लैक नजर आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, एनेक्विड, ठीक। अब हमारे पास हाइपोक्विक क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ब्रेन को इन्होंने हाईलाइट किया, ब्रेन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो वो हमारे पास ग्रे ग्रे सा नजर आता है, तो वो हमारे पास हाइपोक्विक। और जो ब्राइट, ये स्कल बोन देख रहे हो, हमने फ्रंटल बोन को किया हुआ, ठीक है, Yes, वो हमारे पास क्या आ रही है, hyperquick. नजर आ रही है, दिस इज नोन एज हाइपर, ठीक है। इमेज के ऊपर आपको तीनों रिफ्लेक्शंस पता चल रही होगी, ऐसे एंटिक बिल्कुल ब्लैक होता है, हाइपो जो ग्रे ग्रे सा होता है, आइसो बिल्कुल सेम होता है, आइसो सेम होता है, सेम है, स्ट्रक्चर्स काफी आइसोइक्विक होते हैं, हाइपर इक्विक जो कि ब्राइट स्ट्रक्चर, ठीक। फिर हमारे पास आ गया टाइम गेन कंपनसेशन। टाइम गेन कंपनसेशन क्या है कि हमारे पास रिटर्न सिग्नल्स का जो एम्पलीफाइड है, हम उसको जो रिटर्न सिग्नल्स आ रहे हैं ना एको, उनको कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें डीपर स्ट्रक्चर, दो इमेज आपको नजर आ रहे हैं ये 11 बजे तक, हाँ जी 5 मिनट शायद मैं ऊपर ले लूँ क्योंकि हमने लेट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आप देख रहे हैं ये दो इमेज, आपको इधर वाइट चीज ऊपर ऊपर नजर आ रही है, नीचे आप लोगों को पूरा ब्लैक नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर पड़ा होगा, हमें नजर नहीं आ रहा क्या है वो स्ट्रक्चर। आप क्या करोगे, जो डीपर स्ट्रक्चर वाला है ना उसको एम्पलीफाइड कर दोगे, जो एकोज यहाँ से आ रही है उनको एम्पलीफाई कर दोगे। वो क्या है, वो टीजीसी बटन हमारे उस पर जो मशीन है ना उसके ऊपर एक साइड पे लगे होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के होते हैं, ठीक है। मेनली मकसद क्या है टाइम गेन कंपनसेशन का, कि जो आपको सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम एम्पलीफाइड कर सकते हैं डेप्थ से।
जो डेप्थ, अब देखो डीपर स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे जो चीज थी ना, हमने यहाँ पे इसको टीजीसी बढ़ा दी है, तो ब्राइट हो गया ना, ये डीपर स्ट्रक्चर्स भी हमें विजुअलाइज होना शुरू हो गया। पहले तो काला काला है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, ऊपर तो चलो नजर आ रहा है। समझ आ गई व्हाट इज टाइम वेव कंपनसेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, गोल क्या है अल्ट्रासाउंड का, छोड़ दो। अच्छा, रेजोल्यूशन का वर्ड आप बार बार यूज करोगे। आप रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? आप इमेज, आप वही बात है कि आपने इमेज के साथ खेलना है, रेडियोलॉजी में इमेजेस बनानी है, तो आपको रेजोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। रेजोल्यूशन क्या होती है? अब आप देखते हो किसी के पास मोबाइल अच्छा वाला होता है, आप कहते हो यार इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब कि उस इमेज की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, उसका इमेज बहुत अच्छा बना, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इसी तरह अब आपने इमेज बनाना है, कोई कभी अल्ट्रासाउंड का बनाना है, कभी एक्सरे का बनाना है, किसका अल्ट्रासाउंड का इमेज बना रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप लोगों ने इसकी रेजोल्यूशन कितनी खराब की है, इसकी रेजोल्यूशन ठीक करो, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्या रेजोल्यूशन खराब है, अगर ऊपर से खराब है या साइड से खराब है। अगर साइड से खराब है तो आप क्या कहोगे, एक्सियल रेजोल्यूशन खराब है, वो ठीक करेंगे। एक्सियल रेजोल्यूशन का मतलब जो साइड्स वाली, ठीक है, जो एक्सियली है, ठीक है, जो इस तरह परपेंडिकुलर हमारे पास रेजोल्यूशन को डिफाइन करेगा, दैट इज नोन एज लेटरल रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन कर दो, लेटरल भी और एक्सियल भी। दैट मीन्स कि जो डिटेल्ड रेजोल्यूशन दोनों को मिक्स करोगे ना, हमें इतनी अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए कि लेटरल भी हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है, एक्सियल भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो डिटेल रेजोल्यूशन है, जो छोटी सी छोटी भी हमें चीज दिखा रहा है, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मैं आपको इमेज आपको आपने एक अल्ट्रासाउंड का इमेज बनाया है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, डिफरेंट टाइप्स की मशीन है, वो अल्ट्रासाउंड मशीन आपको छोटा सा पॉइंट भी नजर दिखा रही है, जो कि हमें छोटी मशीन पर नजर नहीं आया था। दैट मीन्स आप क्या कहोगे, वाह यार इस मशीन की स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। दैट मीन्स उसने वो छोटा जो हमारे पास इमेज है, छोटा भी स्ट्रक्चर है जो कि हमसे मिस हो गया, वो भी बहुत अच्छा क्लियर नजर आया उसके अंदर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इस मशीन की स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, इस मशीन की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, ओके। Yes, ma'am. कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, लड़कियों को तो बहुत अच्छे से पता होगा भाई, दो कपड़े लेने हैं, कॉन्ट्रास्ट उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएट करना होता है कलर्स को इस तरह, ठीक है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं दो कलर्स को, लड़के नहीं कर पाते। अब आप लड़कियों से पूछो ना, पिंक कलर की लिपस्टिक लेके आओ, तो लड़कियां ना 1000 पिंक कलर की लेंगी, ये बेबी पिंक है, ये शायद ये वाला पिंक है, ये फलाना पिंक है, ये लड़के होंगे वो एक ही पिंक उठा के लेंगे, कहेंगे ये सारे पिंक ही हैं, ठीक है, होता है ना ऐसे। तो लड़कियों को तो कितने शेड्स का पता होता है कि ये इतने, ये पिंक है, ये पिंक है, ये पिंक है। दैट मीन्स कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कलर्स को। अगर आप एक ही कलर को डिफरेंट शेड्स में देख पा रहे हो, दैट इज द कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। अब ग्रे कलर की काफी चीज होती है, ग्रे सिंपल ग्रे तो नहीं होता, कोई लाइट ग्रे हो गया, कोई डार्क ग्रे हो गया। इफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू सेम कलर्स, दैट इज कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। उसकी रेजोल्यूशन, उसकी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। दो ग्रे स्ट्रक्चर, ज्यादातर हमारा पूरा अल्ट्रासाउंड ब्लैक एंड व्हाइट ही है ना, तो कुछ ज्यादा ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सारे, कुछ ज्यादा ग्रे होगा, कुछ कम ग्रे होगा, कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह। तो जो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, दैट मींस उसकी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, सारा ये एक जैसा नजर आ रहा है, उसके तो रेजोल्यूशन हमें पता ही नहीं चलेगा, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे। बात की समझ आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, जो कि दो हमारे पास एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक। अच्छा, टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होती है? जो कि हमारे मूविंग स्ट्रक्चर्स के रेजोल्यूशन बताती है। हमारे पास मूविंग स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट, ठीक है, वो बार बार मूव कर रहा है, हमने उसका इमेज लेना है, बार बार मूव कर रहा है, मूवमेंट की वजह से हमारे पास इमेज नहीं अच्छा आएगा, दैट मींस उसकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन। अब इस जो हमारे पास मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स के लिए मशीन यूज होती है, उनकी हमने क्या देखनी होती है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन। उस मशीन की भी टेम्पोरल रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने लोकेट करनी है मूविंग स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्डियोलॉजी। अच्छा, वही चीज आ गई दोबारा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी लेस पेनिट्रेशन, लोअर फ्रीक्वेंसी डीपर पेनिट्रेशन। अब मुझे बताओ, चलो स्लाइड ऊपर कर देती हूँ। अब मुझे बताओ, एब्डोमेन स्कैन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करोगे? Low frequency. frequency, Ma'am, लो low frequency. फ्रीक्वेंसी वजह पूछूं तो क्यों? deeper deeper structure है। में penetration ज्यादा पिक्चर है चाहिए। ना। वेरी गुड, डीपर स्ट्रक्चर है, हमें पेनिट्रेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये वही चीज आ गई।
हायर फ्रीक्वेंसी बेटर रेजोल्यूशन, लोअर फ्रीक्वेंसी लेस रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन को भी दोनों को, वो पेनिट्रेशन बता दी, यहाँ पे रेजोल्यूशन बता दी, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे पास इसमें समझने वाला क्या है, वाइट डॉट, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, वही चीज, वाइट स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर, ब्लैक स्ट्रक्चर, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा, वो सारा प्रोड्यूस हो गया। प्रोब की ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप स्कैन करने लगे हो, आपने प्रोब पकड़नी है ना, तो प्रोब कैसे पकड़नी है वो को जब मैं स्कैन करूंगी तब पता होना चाहिए। वैसे आपको मैं एक चीज यहाँ पे दिखा दूँ कि हर प्रोब के ऊपर ना एक मार्कर सा बना, डिफरेंट कंपनीज की होती है, किसी के ऊपर लाइट लगी होगी छोटी सी यहाँ पे, किसी के ऊपर ऐसे छोटा सा बल्ब सा मतलब थोड़ी उभरा हुआ होगा छोटा सा, कोई निशान बना होगा, कोई लाइन बनी होगी, तो दैट इज द हेड साइड, ठीक है। वो प्रोब की हेड साइड होती है। वो कैसे रखनी है, जब हम लोग पेशेंट की पोजिशनिंग करेंगे प्रोब की ओरिएंटेशन, वो तब हम लोग को बताएंगे कि इसको किस साइड पे रखते हैं, अगर एक्सियल करना है तो किस साइड पे रखना है, और लेटरल करना है तो किस साइड पे रखना है। तो इस पॉइंटर को, इस पॉइंटर हेड को कहते हैं, ठीक है, इसको पॉइंटर कहते हैं। तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, मशीन को डिपेंड करता है, ठीक है, किस कंपनी की है। किसी के ऊपर ये लाइट होगी, किसी के ऊपर हेड होगी, आपने क्या इसको वर्ड पॉइंटर, पॉइंटर शुड बी ऑन दिस साइड। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से एक्सियल स्कैन करना है ना, जब आपने एक्सियल स्कैन क्या होता है, जब आप इधर से कट करते हो ना, हमारे पास इमेज आता है, ये एक्सियल है ना, तो आपने प्रोब भी इसी तरह रखनी है एक्सियल। तो हेड साइड किस साइड पे होना चाहिए, उसको पॉइंटर हेड, पता है किसी को? राइट साइड, लेफ्ट साइड पे। Head is toward the left side of the screen. पेशेंट के राइट साइड पे होगा, इस साइड, ठीक है। एक्सियल जब भी स्कैन करना है तो पेशेंट सॉरी जो प्रोब का हेड है वो किस साइड पे होगा, राइट साइड। जब आपने लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करना है तो प्रोब को इस तरह रख देना है सीधा, ठीक है। तो उसका जो पॉइंटर हेड होगा वो किस तरफ होगा, पेशेंट के हेड साइड पे, फ्रंट साइड पे। ठीक है। कोरोनल में भी इसी तरह आप साइड से देख रहे हो, लेकिन उसका पॉइंटर किस तरफ होगा, हेड साइड पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपने दो इमेज या एक्सियल या लेटरल या एक्सियल, यूं ही आपने अपना प्रोब मूव करना है, तो पॉइंटर का आपने हेड देखना है एक्सियल के अंदर राइट साइड पे, और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल में है वो पेशेंट के हेड साइड पे है, ठीक है। ये स्कैन करते हुए मैं आपसे पूछूंगी, क्लियर हो गई है? आज का सारा ये बेसिक लेक्चर कंप्लीट है। बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवाया, कुछ चीजें जो नहीं क्लियर थी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। क्लियर हो गई है सारी चीज, समझ आ गई है किसी को, ना समझ आई हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक से समझ आया? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. और अब अगर मैं पूछूं को गलती करे तो फिर वो मार खाएंगे, ओके। अच्छा, हमारे पास 30 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। अटेंडेंस अभी कोई लीव ना करे, मीटिंग में अटेंडेंस ले लें। अब 29 हो गए, किसने लीव कर दिया? मैम नेट इशू शायद किसी को। चलो ठीक है, जो अभी प्रेजेंट है मैंने सबकी अटेंडेंस ले ली है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हमारा बेसिक क्लियर हो गया हुआ है। अब हम लोग रीजन्स जो है ना, एक दो लेक्चर शायद मैं एक दो वर्ड बीच में करूँ, वो भी कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए कि जब आप रीजन्स करोगे इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। आज जो हमें चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए वो आपको एपिजेनेसिस का बताना चाहिए, ठीक है। हाइपर एक्वेट कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपो एक्वेट, नॉर्मल कौन से होते हैं, एबनॉर्मल कैसे होते हैं, और उनकी अपीयरेंस कैसे होती है, ब्लैक कौन से होते हैं, व्हाइट कौन से होते हैं। आज आपने ये चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए, ओके ओके। ठीक है। Yes, ma'am. फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. लेक्चर्स मैं आपको ईमेल कर दूंगी, ठीक है। ये आपके पास लेक्चर होगा तो लेक्चर 1 2 जिस तरह भी हम लोग करते जाएंगे इमीडिएट ईमेल कर दूंगी, ठीक है। और एलएमएस पे भी आप लोग देख लेना, ओके। Okay, Okay, ma'am. ma'am.